नमस्कार। आज हम उस अघोषित युद्ध का डीएनए टेस्ट करेंगे, उस संघर्ष की तह तक जाएंगे जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है, लेकिन जिसके परिणाम पूरी दुनिया महसूस कर रही है। हम उन जटिल परतों को उधेड़ेंगे जो इस दुश्मनी को परिभाषित करती हैं, जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। यह एक ऐसा साया है जो वैश्विक स्थिरता पर मंडरा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को चुनौती दे रहा है और अनिश्चितता के बादल फैला रहा है। यह युद्ध है ईरान और इजराइल के बीच। दो राष्ट्र, दो विचारधाराएं, एक क्षेत्र जो सदियों से संघर्ष का केंद्र रहा है। दशकों पुरानी दुश्मनी जो समय के साथ और गहरी होती गई है, जिसमें विश्वासघात, आरोप प्रत्यारोप और क्षेत्रीय प्रभुत्व की होड़ शामिल है। लेकिन हमास के हमले के बाद यह टकराव खुलकर सामने आ गया। एक ऐसी घटना जिसने मध्य पूर्व को झकझोर कर रख दिया और इस लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष में एक नया अध्याय जोड़ दिया। 20 महीने से दोनों देश सीधी और प्रॉक्सी लड़ाइयों में उलझे हैं। एक जटिल जाल जिसमें राज्य और गैर राज्य अभिनेता शामिल हैं, जो अपने अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान ईरान ने हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों के जरिए इजराइल को घेरा, अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को साकार करने और इजराइल पर दबाव बनाने के लिए इन समूहों का इस्तेमाल किया। तो इजराइल ने अपनी तकनीक और मोसाद के दम पर अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रहने और अपने हितों की रक्षा करने की कोशिश की है। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है और उसने इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया है। 13 अप्रैल 2024 को तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया। ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर एक साहसिक और अभूतपूर्व कदम उठाया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी, एक विशाल हमला जिसका उद्देश्य इजराइल की वायु रक्षा प्रणालियों को भेदना और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को निशाना बनाना था। यह हमला एक नई लाल रेखा थी, एक ऐसा क्षण जिसने संघर्ष के नियमों को बदल दिया और एक बड़े युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की, यह स्पष्ट करते हुए कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन दोनों देश अब खुली जंग से बचते हुए छाया युद्ध में उलझे हैं। एक गुप्त संघर्ष जो खुफिया एजेंसियों, साइबर हमलों और तोड़फोड़ के माध्यम से लड़ा जा रहा है। आज यह संघर्ष लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, एक ऐसी स्थिति जहां हिंसा की छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पूर्ण पैमाने पर युद्ध से बचा जाता है। सीमा पर झड़पें, साइबर हमले और प्रॉक्सी लड़ाइयां रोजमर्रा की बात है। एक निरंतर तनाव जो क्षेत्र को अस्थिर करता है और अनिश्चितता को बढ़ावा देता है। यह सिर्फ दो देशों की जंग नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है, बल्कि दो विचारधाराओं और भविष्य की लड़ाई है। एक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए संघर्ष जो मध्य पूर्व को फिर से परिभाषित कर सकता है, जिसने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया है। एक ऐसा संकट जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है और जिसके परिणाम आने वाले वर्षों तक महसूस किए जाएंगे। इस दुश्मनी की जड़ें 1979 की ईरानी क्रांति में है। ये क्रांति जिसने शाह को सत्ता से उखाड़ फेंका, न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए एक वाटरशेड मोमेंट था। क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जो पहले शाह के शासन के तहत कायम थी, और उसे नाजायज देश कहा। ईरान की नई सरकार ने इजराइल को पश्चिमी साम्राज्यवाद का एक उपकरण और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के लिए एक खतरे के रूप में देखा। ईरान मानता है कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीन पर अवैध कब्जा किया है और वह फिलिस्तीनी प्रतिरोध का समर्थन करता है। ईरान का मानना है कि फिलिस्तीनियों को अपनी जमीन पर वापस लौटने और अपनी नियति का फैसला करने का अधिकार है, जबकि इजराइल को डर है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश कर रहा है और वह इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ईरान ने हिजबुल्लाह, हूती और अन्य प्रॉक्सी संगठनों के जरिए पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की है, इजराइल को घेरना शुरू किया। इन संगठनों को हथियार, प्रशिक्षण और धन मुहैया कराकर ईरान इजराइल पर दबाव बनाने और क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हमास के हमले के बाद यह टकराव और तेज हो गया। इस हमले ने दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और भी बदतर बना दिया है। इजराइल इन संगठनों को आतंकवादी मानता है और अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और लगातार हमले करता है। इन हमलों का मकसद इन संगठनों की सैन्य क्षमता को कम करना और उन्हें इजराइल पर हमला करने से रोकना है। हर हमला एक नए बदले को जन्म देता है। यह हिंसा का एक दुष्चक्र है जो दशकों से चल रहा है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी इस संघर्ष की जड़ है।
यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इजराइल को शक है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है और यह इजराइल के लिए एक गंभीर खतरा है। इसलिए उसने कई वैज्ञानिकों की हत्या और साइबर हमले किए। इजराइल ने कभी भी इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन व्यापक रूप से माना जाता है कि वे इजराइल द्वारा किए गए थे। यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि विचारधाराओं और क्षेत्रीय प्रभाव की भी है, बल्कि क्षेत्रीय वर्चस्व की भी है। कौन मध्य पूर्व का सबसे शक्तिशाली देश होगा? ईरान शिया नेतृत्व चाहता है और पूरे क्षेत्र में शिया मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करने का दावा करता है। इजराइल अमेरिका के सहयोग से दबदबा बनाए रखना चाहता है और क्षेत्र में अमेरिकी हितों की रक्षा करने का दावा करता है। जब भी तनाव बढ़ता है, पूरा मध्य पूर्व इसकी चपेट में आ जाता है। यह संघर्ष पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और हिंसा का कारण बनता है। असली सवाल है, मध्य पूर्व का बॉस कौन? और इस सवाल का जवाब आने वाले वर्षों में मध्य पूर्व के भविष्य को आकार देगा। इजराइल को सबसे बड़ा झटका 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में लगा। 1200 से ज्यादा लोग मारे गए, 250 से ज्यादा बंधक बने। इस हमले ने इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था और समाज को गहरे तक हिला दिया। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजराइल के कई शहर वीरान हो गए। 80,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। आर्थिक नुकसान भी भारी है। रक्षा बजट बढ़ा। आयरन डोम को चलाने में अरबों डॉलर खर्च हुए। पर्यटन और निवेश ठप। इजराइल की सेना और संसाधन लगातार बंटे हुए हैं, जिससे देश के अंदर डर और थकावट का माहौल है। विशेषज्ञ मानते हैं ईरान का मकसद इजराइल को थकाना है, ताकि समाज के अंदर से युद्ध के खिलाफ आवाजें उठें। यह युद्धजन्य थकावट इजराइल के लिए मिसाइलों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। ईरान को भी इस जवाबी कार्रवाई में भारी कीमत चुकानी पड़ी है, सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी। भले ही वहां सीधा विनाश न दिखे, जैसे कि किसी युद्ध क्षेत्र में होता है, लेकिन इसके परिणाम दूरगामी और गंभीर हैं। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है शीर्ष सैन्य कमांडरों का, जो देश की सुरक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण थे, और वैज्ञानिकों की मौत, जिससे ईरान के तकनीकी और वैज्ञानिक विकास को गहरा धक्का लगा है। इन वैज्ञानिकों का नुकसान एक पीढ़ी के नुकसान के समान है। दमिश्क में 2 बड़े जनरल मारे गए, जो न केवल सैन्य अधिकारी थे, बल्कि ईरान की क्षेत्रीय रणनीति के लिए अहम थे, और उनकी अनुपस्थिति से ईरान की विदेश नीति पर भी असर पड़ेगा। इजराइल ने ईरान के अंदर गुप्त ऑपरेशन किए, जो वर्षों से चल रहे हैं और लगातार जारी हैं। परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ईरान ने हमेशा कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और ठिकानों पर साइबर हमले किए, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को काफी नुकसान हुआ है, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम पीछे चला गया और उसे अपनी योजनाओं को फिर से बनाने पर मजबूर होना पड़ा। इजराइल की पहुंच ईरान के अंदर तक है, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। इस्फहान एयरबेस पर हमला इसका एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसने ईरान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आर्थिक मोर्चे पर अमेरिकी प्रतिबंधों और युद्ध के माहौल ने ईरान पर चौतरफा दबाव बना दिया है। ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झकझोर दिया है, जिससे देश में आर्थिक संकट गहरा गया है। रियाल की कीमत गिरी, महंगाई बढ़ी, जिससे लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो गई है। आम लोग परेशान हैं और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ईरान के अंदर भी असंतोष है, जो समय समय पर विरोध प्रदर्शनों के रूप में सामने आता रहता है। कई नागरिक सरकार की नीतियों से नाराज हैं और शांति चाहते हैं, क्योंकि वे युद्ध और संघर्ष के परिणामों से थक चुके हैं। यह संघर्ष ईरान के लिए बाहरी और आंतरिक दोनों मोर्चों पर एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिससे देश की स्थिरता पर सवाल उठ रहे हैं। यह ईरान के लिए एक बहुआयामी चुनौती है। इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा तबाही गाजा पट्टी में हुई है। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल की सैन्य कार्रवाई ने गाजा को खंडहर बना दिया। 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा की 70% से ज्यादा इमारतें नष्ट हो चुकी हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था ढह गई है और 20 लाख लोग विस्थापित हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे सामूहिक सजा कहते हैं। आम नागरिकों पर भीषण असर पड़ा है। बच्चों पर मनोवैज्ञानिक असर, शिक्षा और भविष्य बर्बाद। गाजा का पुनर्निर्माण दशकों तक संभव नहीं। आम लोग भूख, बीमारी और डर के साए में जी रहे हैं। उनकी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंच रही। गाजा की त्रासदी इस संघर्ष का सबसे दर्दनाक अध्याय है, जहां आम इंसान मोहरे बन गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान इजराइल संघर्ष अब छाया युद्ध से सीधी टकराव की ओर बढ़ गया है। ईरान का इजराइल पर सीधा हमला एक गेम चेंजर था।
अब शक्ति संतुलन नए सिरे से तय हो रहा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना चाहता है, इसलिए लगातार दबाव और हमले। यह संघर्ष अमेरिका चीन वैश्विक शक्ति संघर्ष का भी हिस्सा है। ईरान को चीन रूस का समर्थन, इजराइल को अमेरिका का। मध्य पूर्व अब बड़ी ताकतों का अखाड़ा बन गया है। तेल सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर। कुछ विशेषज्ञ इसे दोनों देशों की घरेलू राजनीति से भी जोड़ते हैं। नेता बाहरी दुश्मन दिखाकर अपनी सत्ता बचाते हैं। आम जनता इसकी कीमत चुका रही है, जबकि असली समाधान अभी दूर है। इस संघर्ष का सबसे बड़ा बोझ आम नागरिकों पर पड़ा है। इजराइल में समाज बंटा है। कुछ लोग सख्त सैन्य कार्रवाई के पक्ष में हैं, तो कई शांति और घर वापसी चाहते हैं। हमास के बंधकों के परिवार सरकार पर दबाव बना रहे हैं, युद्ध रोकने की मांग कर रहे हैं। ईरान में सरकार समर्थक और विरोधी दोनों आवाजें हैं। सरकारी मीडिया में जश्न, लेकिन सोशल मीडिया पर बेरोजगारी और महंगाई की शिकायतें। युवा वर्ग सरकार की विदेश नीति से नाराज है। उनका कहना है, हमें जंग नहीं, रोजगार चाहिए। कई ईरानी मानते हैं कि इजराइल से दुश्मनी ने देश को अलग थलग कर दिया है। बेहतर भविष्य के लिए लोग देश छोड़ रहे हैं। दोनों देशों के आम लोग शांति चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाजें दब रही हैं। यह संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक मुद्दा बन गया है। सबसे बड़ा असर, तेल की कीमतों में उछाल। ईरान ने हॉर्मुज जल्द मरुमध्य बंद करने की धमकी दी है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन खतरे में है। दुनिया दो गुटों में बंट गई है, अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल के साथ, रूस चीन ईरान के साथ। भारत जैसे देशों के लिए संतुलन बनाना मुश्किल हो गया है। दोनों से रिश्ते, लेकिन बढ़ता दबाव। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता पर सवाल उठे हैं। वीटो और निष्क्रियता से भरोसा कमजोर हुआ। यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाजों पर हमले किए। व्यापार महंगा और मुश्किल हो गया। यह दिखाता है कि मध्य पूर्व की एक चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तनाव बड़े युद्ध में बदलेगा या कूटनीति से हल निकलेगा? ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं दोनों देश पूर्ण युद्ध से बचना चाहते हैं। सीधी जंग में कोई विजेता नहीं होगा, लेकिन एक छोटी चूक या गलतफहमी हालात को नियंत्रण से बाहर कर सकती है, जैसे हिजबुल्लाह का बड़ा हमला या इजराइल की बड़ी कार्रवाई। संभावित परिणाम, यह लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चलता रहेगा। प्रॉक्सी लड़ाइयां और साइबर हमले जारी रहेंगे। मध्य पूर्व अस्थिर रहेगा और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता रहेगा। स्थायी समाधान सिर्फ कूटनीति और बातचीत में है, लेकिन मौजूदा हालात में यह मुश्किल दिखता है। जब तक फिलिस्तीन और परमाणु मुद्दे का हल नहीं निकलता, तब तक शांति एक सपना ही रहेगी।